हेलो बच्चों, जैसे कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपकी प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए हम आपके लिए पेपर लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये है 5th क्लास का ईवीएस का पेपर, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है ये। इसको जो पिछले साल आया था ये वो पेपर है। इस पेपर को करने से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का आपका पेपर होगा। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको इस पेपर को करने से मिल जाएगा। दूसरा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी जिससे आपका समय के अंदर पेपर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है लास्ट ईयर का पेपर 2023-24 का। क्लास है आपकी 5th और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का ये आपका पेपर है। तो इस पेपर को करने के लिए आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स है आपके 50 यानी 50 नंबर का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि सामान्य निर्देश क्या है। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड है, इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है यानी कि इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। मतलब जो भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके मार्क्स उस क्वेश्चन के सामने ही आपको लिखे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सेक्शन ए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पे हिंदी है और ये है इंग्लिश, तो मैं आपको दोनों में समझाती चलूंगी। इंग्लिश में रीड करूंगी और हिंदी को उसको समझा दूंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रीड द पोस्टर ऑन पेट्रोलियम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको एक पोस्टर सा दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर करना है। तो चलिए रीड कर लेते हैं इसे। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लीज फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। तो क्या है, तेल का भंडार सीमित है यानी कि तेल हमारे पास कुछ ही मात्रा में है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाए। तो इसलिए उसका जो सेव करना चाहिए, हमें इसे बचाना चाहिए। ये नहीं है कि हमें बेफालतू का तेल खर्च करना चाहिए, उसे बचा के चलना चाहिए क्योंकि किसी एक समय पर आकर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, मेक एवरी ड्रॉप गो ए लॉन्ग वे। हर बूंद से अधिक लाभ ले। गाड़ी रोके तो इंजन बंद करे। व्हेन यू स्टॉप द कार, ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। मतलब हर एक बूंद का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। जब आप जब रेड लाइट होती है तब आप जहां पे गाड़ी रोकते तो क्या करो, गाड़ी को जो उसका इंजन है वो भी स्विच कर दे। नहीं तो क्या होता है, गाड़ी तो रोक लेते हैं लेकिन उसका इंजन स्टार्ट रहता है, उससे क्या होता है, तेल खत्म होता रहता है। तो आपको क्या करना है, जब भी रेड लाइट आए तो गाड़ी का क्या करे, इंजन भी ऑफ कर दे। तो ये पोस्टर है, आप देख लेते हैं इसके आधार पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द पोस्टर। इस पोस्टर में निम्नलिखित किसका उल्लेख है। तो आपको पता है इस पोस्टर में किसके बारे में बात की गई है, इसके बारे में बात की गई है, पेट्रोल के बारे में। ठीक है, अच्छे से टिक लगाना है जो भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन द व्हीकल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जब गाड़ी चलती है उसमें क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, नहीं। ना तो केरोसिन ना एलपीजी, क्या डाला जाता है उसमें, डीजल डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सेलेक्ट द राइट वे टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए तरीका अच्छा रहेगा सी, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन द कार इज स्टॉप। क्या है, गाड़ी रुकने पर इंजन भी बंद कर दे। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड इन। तो जो पेट्रोल को किस में मापा जाता है, किस में मापते हैं हम पेट्रोल को, तो इसको मापते हैं लीटर में। ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और जो चीज लिक्विड होती है हम उसे किसे नापते हैं, लीटर, मिलीलीटर, मिलीमीटर, इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। इसका फिफ्थ है, मेक एवरी ड्रॉप गो लॉन्ग वे। हर बूंद से अधिक लाभ ले। दिस सेंटेंस सिग्निफाई दैट वी शुड डैश फ्यूल। ये कथन दर्शाता है कि हमें ईंधन क्या करना चाहिए, हमें ईंधन सेव करना चाहिए, यानी हमें ईंधन बचाना चाहिए। मतलब हर बूंद से
अधिक लाभ ले, मतलब एक-एक बूँद का ऐसे उपयोग करना है कि जिससे ये खत्म ना हो, इसकी बर्बादी ना हो, इसकी कम से कम बर्बादी करनी है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट है ए पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड सिटिंग अंडर द टेबल इज गिवन बिलो। अब आपको एक पिक्चर दिख रही होगी ये वाली। इसमें देखो मेज के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी तस्वीर इस पिक्चर में दिख रही है। ही इज सिटिंग अंडर द टेबल ड्यूरिंग ए डिजास्टर। वह किसी आपदा के समय मेज के नीचे बैठा है। क्यों बैठा है? कोई आपदा यानी डिजास्टर आ रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए वो किस कहाँ बैठा है? मेज के नीचे। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस डिजास्टर। तो इस आपदा का आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे ये ब्लैंक दिया हुआ है ना, ये वाला, तो इंग्लिश में मैंने लिखा है। तो क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है अर्थक्वेक, यानी कि ये आ रहा है भूकंप। इस तरीके से आप लिखेंगे भूकंप। इसमें क दे रखा है, आगे और पीछे का शब्द आपको लिखना है हिंदी में। इस पे क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर ए टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आपके अनुसार भूकंप के दौरान किसी को मेज के नीचे क्यों जाना चाहिए? अब आप बताएंगे कि जब भूकंप आ रहा होता है तो आप मेज के नीचे क्यों बैठ जाते हैं, किस लिए बैठते हैं? तो क्या होता है जब भूकंप आता है तो जो भारी भारी चीजें होती हैं जैसे वॉल्स हो गई या उस पे कोई चीज ऐसी लगी है, तो वो क्या होता है एकदम गिरना शुरू हो जाती है। जब आप मेज के नीचे बैठ जाते हो तो क्या होता है वो चीज मेज के ऊपर गिरेगी, जिससे क्या होता है आप सेव हो सकते हो, आप बच सकते हो। तो वही लिखा है मैंने, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव बैरियर्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स एंड टेबल। ठीक है, कोई भी चीज भारी चीज अगर गिरती है और आप टेबल के नीचे हैं तो डायरेक्ट आपके ऊपर वो चीज नहीं गिरेगी, जिससे आपकी जान बच सकती है। ऐसे आपको हिंदी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ द डिजास्टर विच इज कॉज्ड बाय वाटर। थर्ड है, जल के कारण होने वाली आपदा का नाम दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करके लिखिए। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। तो अब आपको इसको ठीक करके लिखना है क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे हैं वो आगे पीछे होके लिखे हुए हैं। ऐसे हिंदी में भी ये शब्द आगे पीछे होके लिखे हुए हैं, तो आपको ये ठीक करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे? जैसे इंग्लिश में मैंने बनाया ये सुनामी, और हिंदी में भी ये हो जाएगा सुनामी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? सुनामी। इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट एनी वन वे बाय विच वी कैन मिनिमाइज द डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। कोई एक तरीका लिखिए जिसमें हम भूकंप से होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। कोई एक तरीका लिखना है जिससे जो भूकंप से जो नुकसान हुआ है उसको कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्लेस हैवी ऑब्जेक्ट ऑन स्लेब्स नियर द फ्लोर। तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ करने हैं? स्लेब्स नियर द फ्लोर के। हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई एक तरीका आप लिख सकते हैं भूकंप से होने वाली क्षति को कम करने के लिए। इसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप वो यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्लड इज ए डिजास्टर। फ्लड यानी कि क्या होते हैं? बाढ़। विच वाटर लॉन्गिंग अक्रॉस ड्यू टू एक्सेसिव रेन। क्या है? बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसमें अधिक बारिश के कारण जल जमा हो जाता है। जब तेज बारिश आ जाती है और बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है तो क्या होता है? पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जो कैसी स्थिति हो जाती है? बाढ़ जैसी। Recently, in the rainy season, our capital of India, that is Delhi, faced flood-like situation. क्या है? हाल ही में बरसात के मौसम में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली, को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। राइट एनी वन प्रॉब्लम फेस बाय पीपल ड्यूरिंग द सेम। तो क्या है? इस दौरान लोगों को जो सामना करना पड़ा उसकी एक समस्या लिखनी है कि ऐसी कौन सी एक समस्या है जो उस समय लोगों को सामने करनी पड़ी। समस्या तो बहुत है लेकिन कोई आपको एक लिखनी है। अब जैसे ये मैंने इंग्लिश में लिखी है, डिस्टर्ब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है जब बाढ़ हो जाती है, हर जगह पानी आ जाता है तो जो गाड़ियां होती है चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं जा सकते, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो क्या होता है जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते तो ट्रांसपोर्ट भी रुक जाता है। एंड कम्युनिकेशन, क्या होता है जो फोन होते हैं कॉल्स भी नहीं कर सकते क्योंकि तार वगैरह टूट जाते हैं। एंड कोज डैमेज टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब पानी भर जाता है तो क्या होता है कई होते हैं जो बिल्डिंगें भी गिर जाती है। तो मैंने काफी सारी चीजें लिखी हैं, इन्होंने तो एक प्रॉब्लम पूछी थी तो मैंने 2-3 लिख दिया। आपको जो सुटेबल लगे आप वो लिख लेना, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब देखो ये सेक्शन बी आ गया यहाँ पे। ये सेक्शन बी, इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, हमें मिलान करना है। तो फर्स्ट है इसमें पश्मीना। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लो आप कितने मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का, लिखा है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट है पश्मीना, क्या होती है, पश्मीना होती है वुल यानी कि ऊन। फर्स्ट का आंसर ऊन हो जाएगा। सेकंड है डल लेक। अब डल झील कहाँ पर है, ये है आपकी श्रीनगर में, सी हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड है कोल्ड डेजर्ट, ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं लद्दाख को, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ है आपका चंगपा, ये होता है ट्राइब यानी कि एक जनजाति है चंगपा। नेक्स्ट है डोंगा। डोंगा हाउस बोट का नाम है, और ये कहाँ होती है, ये हाउस बोट होती है श्रीनगर में। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं आपका पेपर सेम यही आए, कुछ ऐसा होता था जैसे इस बार डोंगा एक हाउस बोट के रूप में पूछा है आपसे, और मान लीजिए इस बार पेपर में पूछ लिया कि डोंगा कहाँ चलती है, तो आप कहाँ लिखेंगे, श्रीनगर में, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें अथवा दे रखा है यहाँ पे, और अथवा। तो क्या करना है आपको, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में से मिलान करो में से और नीचे वाले में से एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। दोनों नहीं करने, मार्क्स आपको फिर भी एक ही के मिलेंगे। तो सेकंड देख लेते हैं इसमें क्या है। अब नीचे आपको एक पजल दी हुई है, एनसर्कल द कैपिटल्स ऑफ फॉलोइंग स्टेट कंट्री इन द गिवन क्रॉसवर्ड पजल। क्या है, दी गई वर्ग पहेली में निम्नलिखित राज्यों और देशों की राजधानी पर घेरा लगाइए। अब आपको 4 राज्य दे रखे हैं, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इंडिया और गुजरात। इनकी आपको कैपिटल यानी राजधानी ढूंढकर इस बॉक्स में, और फिर उन पे क्या करना है, सर्कल लगाना है। अब जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, ये है जयपुर, यहाँ पे है जयपुर, और इसमें है यहाँ, ये रही जयपुर, ठीक है। सेकंड है आपका इंडिया। इंडिया का है, ये है कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है हमारी, दिल्ली, यहाँ पे ये रही दिल्ली, यहाँ पे सर्कल लगा है, और यहाँ पे हिंदी में ये रही, ठीक है। थर्ड है आपका हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो ये बड़ी सी है यहाँ पे, ये रही चंडीगढ़, और यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे। फोर्थ है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये रही, और हिंदी में यहाँ पे। लास्ट एंड फिफ्थ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये रही हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। तो आपसे ये कुछ राज्य की राजधानियां पूछी गई हैं। अब आपके पेपर में भी पूछी जा सकती है जो इस साल आएगा, लेकिन जरूरी नहीं आपसे यही पूछी जाए। तो आपको जितने भी राज्य हैं उन सबकी राजधानियां अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो अभी आप कर लीजिए लर्न, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। नेम एनी 5 वर्क्स दैट पीपल डू फॉर लिवलीहुड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। क्या करना है आपको, दिए गए चित्र की मदद से किन्हीं 5 कार्यों के नाम लिखने हैं जो लोग आजीविका के लिए करते हैं। अब इसमें ना पिक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो कई लोग कुछ कुछ काम करते हुए दिखाए गए हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई डॉक्टर है। तो कुछ काम कर रहे हैं लोग। ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी आजीविका यानी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये कुछ काम कर रहे हैं। तो आपको इसमें से कोई 5 काम, 5 वर्क्स आपको ढूंढ के इनके नीचे नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में आप इसको कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ इंग्लिश में पढ़ के। फर्स्ट मैंने लिखा है 4 पीपल वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। क्या कर रहे हैं, 4 लोग बिल्डिंग बना रहे हैं यानी कि मजदूर का काम कर रहे हैं। सेकेंड है ए मैन सेलिंग टी एट द टी स्टॉल। ये क्या कर रहा है, एक आदमी चाय बनाकर बेच रहा है इसमें। थर्ड है ए वेंडर सेलिंग वाटरमेलन्स। जो एक वाटरमेलन बेच रहा है एक आदमी, तरबूज बेच रहा है। फोर्थ है डॉक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल। एक कोई डॉक्टर है जो कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। फिफ्थ है ए मैन आयरिंग द क्लॉथ्स। और एक आदमी क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो और भी बहुत सारे काम है, कोई बस भी चला रहा है, कोई इस तरीके का काम कर रहा है, तो आप, कोई झाड़ू लगा रहा है। तो जो आपको काम इसमें दिखे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने 5 काम यहाँ पे लिख दिए। अच्छा नीचे देखो, इसमें लिखा है फॉर विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट ओनली। तो ये वाले आपको नहीं, सब बच्चों को नहीं करना है, ये केवल उनको करना है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है,
यानी केवल जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका अब शुरू हो जाता है आपका सेक्शन नंबर सी। ठीक है, यानी खंड सा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीम आर फॉलो, चूज द सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीम एंड री राइट द ब्लैंक स्पेस। क्या करना है आपको, एक टीम की विशेषताएं इस प्रकार है, एक अच्छी टीम की उपयुक्त विशेषताएं चुनकर रिक्त स्थान में पुनः लिखिए। तो यहाँ पे एक टीम है, जैसे आप ग्रुप में काम करते हैं क्लास में, जैसे 4 बच्चों का या 5 बच्चों का ग्रुप है, या आप कहीं खेल रहे हैं तो उसमें आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है कि इसमें 7-8 बच्चे होंगे। तो उनको एक टीम को कैसे काम करना चाहिए, ग्रुप को कैसे काम करना चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ लिखा है। कोई भी इसमें से जो ठीक लगे, जो गुड है, जो बातें अच्छी है टीम के बारे में, वो देखकर आपको इसमें से ढूंढकर और यहाँ पे लिखनी है 2। तो फर्स्ट है इसमें गुड अंडरस्टैंडिंग द अमंग टीम मेंबर्स। क्या है, टीम के सदस्यों के बीच अच्छी समझ होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चे ने कुछ बोला तो दूसरा कह रहा हम नहीं मानते, ऐसा नहीं। जो एक टीम का लीडर है, जो वो कह दे उसकी सब बच्चों को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट अच्छी लाइन है तो हमने यहाँ लिख दी। सेकेंड है नो कॉर्पोरेशन, कोई सहयोग नहीं। ये तो गलत है, हमें तो सब सहयोग से करना चाहिए, यानी मिलजुल कर करना चाहिए। लो एनर्जी, कम ऊर्जा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जीतने के लिए आपको अच्छे से पूरी एनर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बूस्टिंग एंथुसियाज्म टू ऑफ ईच अदर व्हाइल प्लेइंग। क्या है, खेलते समय एक दूसरे को उत्साहवर्धन करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये भी अच्छा है, तो इसको भी यहाँ लिख दिया। तो 2 पॉइंट्स हमने लिख दिए। लास्ट है टीम के सदस्यों के बीच एकता न होना। तो क्या है, यूनिटी नहीं होनी चाहिए, गलत है, यूनिटी तो जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए केवल 2 पॉइंट्स इसमें ठीक थे, तो वो 2 पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए। ऐसे ही आपको हिंदी में से ये वाला और ये वाला देखकर यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सीड्स यानी ग्रेन। अब कुछ अनाजों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, जो ब्लैंक दे रखा है उसको आपको पूरा करना है। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट हो गया मेज, सेकंड है मस्टर्ड, थर्ड है व्हीट, फोर्थ है बाजरा। इस तरीके से पूरा करा है। हिंदी में हो जाएंगे मक्का, सरसों, गेहूं और बाजरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आदिवासी यानी फॉरेस्ट ट्रेवलर्स। क्या है इनके बारे में, आदिवासी यानी वनवासियों के बारे में निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है जो कि आदिवासी की है। आदिवासी कौन होते हैं, आदिवासी वो होते हैं जो सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं, जंगल में ही अपना खाना बनाते हैं, जंगल से ही खाना लेते हैं और जंगल में ही रहते हैं, मतलब वहीं के जानवरों को खाते हैं, उन्हीं की खाल के कपड़े पहनते हैं, वहीं रहते हैं मतलब। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आदिवासी लिव इन, यानी आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। सेकंड है भारत में कई आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। एक राज्य का नाम लिखना था, तो सबसे ज्यादा जो आदिवासी है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये एक राज्य है, यानी स्टेट है एक। थर्ड है आदिवासी अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसका उपयोग करते हैं, जंगलों का, फॉरेस्ट का। तो यानी कि उनकी दैनिक जीवन की जो भी जरूरतें होती हैं वो कहाँ से लेते हैं, जंगलों से ही लेते हैं। तो खाना बनाने के लिए लकड़ी हो, कुछ भी हो, खाना हो, फूड हो, जो भी है वो कहाँ से लेते हैं, जंगलों से। ठीक है, नेक्स्ट है और। अब क्या है, इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, तो पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके आंसर करने हैं। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं क्या है इसमें। Deforestation is the permanent removal of trees to make a space for something else, such as agriculture, ranching और mining। क्या है, वनों का लुप्त होना कृषि, पशुपालन या खनन जैसी क्रिया के लिए जगह बनाने के लिए पेड़ों को स्थायी रूप से काटना है। तो क्या है, जंगल बहुत सारे हो जाते हैं, तो क्या होता है, कृषि यानी खेती करने के लिए हमें बड़ी सी जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेड़ों को काटना होता है। पशुपालन, बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं तो उन जानवरों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए भी हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। खनन क्या होता है, खनन होता है जो मिट्टी को खोद के नीचे से ये कोयला निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, केरोसिन ऑयल निकाला जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी को बहुत गहराई तक खोदना होता है, तो उसके लिए भी वनों को स्थायी रूप से यानी काटा जाता है। तो इससे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, यानी कि
वन कटने लग जाते हैं। इट इज ए मेजर प्रॉब्लम, तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दैट causes many problems including soil erosion, climate change and loss of biodiversity। तो जो मिट्टी के कटाव, यानी कि इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, जब पेड़ नहीं होंगे तो जलवायु में परिवर्तन होता है और जैव विविधता के नुकसान सहित कई समस्याओं का कारण बनती है। अब इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर हमें करने हैं। चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अबव स्टेटमेंट, अबव सेंटेंस। क्या है, फर्स्ट है इसमें, राइट एनी वन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों के लुप्त होने का कोई एक प्रभाव लिखिए। जब वन कट जाते हैं, वन नहीं होते, तो उससे क्या एक समस्या आती है, तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है, सोइल इरोजन होता है। तो ये मैंने किसमें से लिखा है, ये लिखा है, ये जो पैराग्राफ है ना, जिसको हमने अच्छे से रीड करा है, ये है सोइल इरोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट एनी वन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आपको बताना है वनों की कटाई का कोई एक कारण लिखिए। क्यों हमें वन को काटना पड़ता है, क्या कारण है, तो उसके पीछे कारण है कि खेती के लिए, हमें खेती के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कृषि के लिए वन को काटना पड़ता है। इंग्लिश में हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन वी कॉल फॉरेस्ट आवर कलेक्टिव बैंक, वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस। क्या पूछा है, इन्होंने कहा है, क्या वनों को हम अपना सामूहिक बैंक कह सकते हैं। अब सामूहिक बैंक क्या होते हैं, जिनमें हम, जो केवल एक आदमी के लिए नहीं होता, जो सबके लिए होता है, जिसमें कोई भी जाके, कोई भी इंसान जाके अपने पैसे जमा करा सकता है, वो होता है सामूहिक बैंक। तो क्या हम वनों को सामूहिक बैंक के रूप में कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं और क्यों नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें मैंने लिखा है, हाँ इसे कह सकते हैं, बिकॉज वी कैन गेट मैनी थिंग्स, मैनी फैसिलिटीज इन कलेक्टिव वे फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या है, हमें जंगलों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसे सब यूज करते हैं। अगर फल फ्रूट ही मिलते तो देख लो, कोई एक तो खा नहीं सकता, वो सब खाते हैं। जंगलों से लकड़ी मिलती है, वो भी सब यूज करते हैं। फर्नीचर बनता है जो सबके घरों में होता है। तो क्या है, यहाँ ये एक सामूहिक यानी कलेक्टिव बैंक की तरह है। इसे आप हिंदी में लिख लेना, ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स फॉर फार्मिंग। अब फार्मिंग यानी खेती करने के इसमें चरण दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है खेत जो जोतना, यानी प्लगिंग ऑफ फील्ड। सेकेंड है मिट्टी में खाद डालना, एडिंग मैन्यूर टू द सॉइल। बीज बोना, सोइंग ऑफ सॉइड। पानी से खेत खेत की सिंचाई करना, इरिगेशन ऑफ द फील्ड विथ वाटर। कीटनाशकों का छिड़काव करना, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। फसलों की कटाई करना, यानी जो आपने खेती करी है उसमें जो फसल उगी है उसको काटना, ये हो जाएगा इंग्लिश में हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। अब क्या है, नीचे कुछ आपसे इसमें ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, जिसका आपको पढ़ के अच्छे से आंसर करना है। निम्नलिखित चित्रों के सामने दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। नाउ कंप्लीट द गिवन सेंटेंस रिटर्न फॉर द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर को देखना है और सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट है, जो रेड पेन से लिखा है वो ब्लैंक था, जो मैंने लिखा है ये। तो डैश ऑफ द फील्ड विद डैश, तो ये मैंने किस में से लिखा है, अगर आप देखेंगे तो ये सेम एज इट इज लाइन लिखी हुई है। ये वाली सेम है, ठीक है। ऑफ द फील्ड विद इसमें ही लिखा है, तो लास्ट में वाटर ऐड करा है और फर्स्ट पे इरिगेशन, इस तरीके से लिखा है मैंने। ऐसे ही हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिंग डैश टू द सॉइल, ये वाला कहाँ से है, ये सेम इस तरीके से है, इसमें से। तो क्या आ जाएगा, मैन्योर यानी कि उर्वरक या खाद ऐड करना। सेम ही है, उर्वरक या खाद दोनों सेम है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है डैश ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की कटाई करना। ये वाला कहाँ से है, हार्वेस्टिंग वाला, जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट था ना, ये वाला, ये हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ओनली, तो ये किसको करना है, केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, ये वाला क्वेश्चन। इसमें अथवा करके भी दे रखा है, यानी कि ऊपर पिक्चर वाले क्वेश्चन में से और इस नीचे वाले अनस्क्रैम्बल वाले क्वेश्चन में से आपको केवल एक ही करना है।
तो ये कितने मार्क्स का है? ये आपका 6 मार्क्स का है। क्या है क्वेश्चन? अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ फॉलोइंग टूल्स बाय यूजिंग द गिवन हिंट्स। अब आपको ये हिंट दी हुई है, जिसमें जो ये वर्ड लिखे हैं ना, इनके सेंटेंस, इन जो ये सेंटेंस लिखे हैं इसमें जो वर्ड हैं वो आगे पीछे करके लिखे हैं। आपको इसको सीक्वेंस में लगाना और एक इससे अर्थ वाला शब्द बनाना है। तो फर्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड हार्वेस्ट क्रॉप्स, यानी इसका उपयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाता है। तो वो क्या है? हिंदी में बन जाएगा हसिया और इंग्लिश में हो जाएगा सिकल। सेकंड है फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज मेड इन दिस। क्या है? गेहूं से आटा बनाया जाता है किसमें? चक्की में, और इसमें हो जाएगा ग्राइंडर। इसको देख के, इसको ठीक करके लिखा है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना इसको ठीक करके। थर्ड है इसमें इट इज यूज टू सीव द फ्लोर बिफोर नीडिंग। इसका उपयोग आटा गूंथने से पहले उसे छानने के लिए किया जाता है। तो क्या होती है? वो होती है छलनी। इंग्लिश में हो जाएगा सीव। ठीक है, ये था इजी सा क्वेश्चन आपका। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये था पेपर आपका ईवीएस का, जो कि 5th क्लास का पेपर है। 5th क्लास का इससे एक पहले भी पेपर हमने इस पर डाल चुके हैं इस चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो। अगर आपका जो पेपर जिस दिन है, इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट पेपर किसका है वो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको चाहिए, और भी जो आपको कुछ पूछना है वो आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी नई वीडियो आएगी उसको आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।